हेलो डिएवियंस, चलिए साइंस के चैप्टर नंबर 12 को पूरा रिवाइज करते हैं। ये एक शॉर्ट वीडियो है, कम समय में चैप्टर के हर टॉपिक को हम लोग डिस्कस कर लेंगे ताकि बोर्ड्स एग्जाम में आप हर क्वेश्चन को आंसर कर पाएं। इस चैप्टर के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर आपको इस वाले बुक में मिल जाएंगे। आप इसको परचेज कर लीजिएगा। यहाँ पर व्यू प्रोडक्ट का आइकन है, उस पर क्लिक कीजिए, आपको फ्लिपकार्ट का लिंक मिल जाएगा। इसके अलावा अभी जो नोट्स हम लोग डिस्कस करेंगे उसका PDF हमारे वेबसाइट पे अवेलेबल है। हमारा वेबसाइट है davgrow.in। आप इसको विजिट कीजिएगा और वहाँ से नोट्स डाउनलोड कर लीजिएगा। इंट्रोडक्शन टू साउंड। साउंड एग्जैक्टली होता क्या है, इसको डिफाइन कैसे कर सकते हैं। साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट प्रोड्यूसेस द सेंसेशन ऑफ हियरिंग इन आवर ईयर्स। साउंड एनर्जी का ही एक रूप है। जैसे हीट एनर्जी है, लाइट एनर्जी है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, उसी तरह से साउंड भी एनर्जी का ही एक रूप है जिसकी मदद से हमारी कानों में सुनने का आभास होता है। हमारे कानों को लगता है कि कुछ आवाज़ आ रही है क्योंकि साउंड एनर्जी कहीं ना कहीं प्रोड्यूस हो रहा होता है। साउंड हमारे लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है क्योंकि कम्युनिकेशन के लिए साउंड बहुत इंपॉर्टेंट होता है। साउंड की मदद से ही हमें पता चल पाता है कि सामने वाला हमसे क्या बोल रहा है। इस चैप्टर में हम लोग कई सारे कॉन्सेप्ट सीखेंगे, जैसे कि सबसे पहला कि साउंड जनरेशन कैसे होता है, साउंड आखिर बनता कैसे है, रीजन्स फॉर डिफरेंस इन साउंड फ्रॉम वेरियस सोर्सेज। अलग अलग सोर्सेज से जो आवाज़ें आती है उसमें डिफरेंस क्यों होता है, सब साउंड एक ही तरह का क्यों नहीं होता। मैकेनिज्म ऑफ प्रोपगेशन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। साउंड एक जगह से दूसरे जगह कैसे जाती है, क्या रिक्शा करके जाती है या ऑटो से जाती है। और उसके बाद लास्ट टॉपिक है मैकेनिज्म ऑफ हियरिंग बाय ह्यूमन ईयर्स। हमारे जो कान हैं वो सुनते कैसे हैं, उसमें किस तरह का एक्टिविटी होता है जिससे कि हमें सुनाई दे देता है। जैसे आंखों के बारे में पढ़े थे ना, उसी तरह से हमें कानों के बारे में भी पढ़ना है। अगला टॉपिक है साउंड्स एंड वाइब्रेशंस। साउंड और वाइब्रेशन एक दूसरे से रिलेटेड है। जब भी साउंड प्रोड्यूस होगा तो वहाँ पे वाइब्रेशन देखने को मिलेगा, और जब भी वाइब्रेशन होगा तो कुछ ना कुछ साउंड प्रोड्यूस होगा। अब वो साउंड हम लोग सुन पा रहे हैं कि नहीं सुन पा रहे हैं वो अलग बात है, लेकिन वाइब्रेशन जब भी होता है तो साउंड प्रोड्यूस होता है। वाइब्रेशंस आर द बेसिक कॉज ऑफ ऑल साउंड्स। जितनी भी आवाज़ें आती है उसका कारण वाइब्रेशन ही होता है। साउंड इज प्रोड्यूस्ड व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज सेट इनटू वाइब्रेशन बाय स्ट्राइकिंग, शेकिंग, ब्लोइंग, रबिंग और प्लकिंग। अगर किसी ऑब्जेक्ट में वाइब्रेशन करवा दें किसी भी तरह से तो उससे साउंड प्रोड्यूस होता है। अब ये वाइब्रेशन क्या है, द टू एंड फ्रो और बैक एंड फोर्थ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। वाइब्रेशन को समझने के लिए हम लोग पेंडुलम का एग्जाम्पल ले सकते हैं, सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है। पेंडुलम को अगर आप ऐसे थोड़ा सा धक्का दे दीजिएगा तो पेंडुलम इधर जाएगा फिर इधर जाएगा, इधर चला मैं इधर चला। इस तरह से जब ये मोशन करता है इसी को हम लोग कहते हैं टू एंड फ्रो मोशन या बैक एंड फोर्थ मोशन। और जब भी वाइब्रेशन भी होता है ना तो वाइब्रेशन में भी इसी तरह का मोशन होता है, इस तरह से वाइब्रेट करता है कोई भी ऑब्जेक्ट। वाइल वाइब्रेशंस आर इजीली सीन इन ड्रम्स और बेल्स। अगर ड्रम में वाइब्रेशन हो रहा है या बेल बज रहा है उसमें वाइब्रेशन हो रहा है तो उसको आप देख सकते हैं कि हाँ वाइब्रेशन हो रहा है। लेकिन कुछ ऐसे वाइब्रेशंस होते हैं जो कि इतने छोटे होते हैं जो कि आप देख नहीं सकते। एग्जाम्पल के लिए आपका जो ईयरफोन है उससे भी आवाज़ आ रही है, ईयरफोन में भी वाइब्रेशन होता है, लेकिन उस वाइब्रेशन को आप देखने की कोशिश कीजिएगा तो आपको दिखेगा नहीं। अगला टॉपिक है साउंड प्रोड्यूस्ड बाय ह्यूमंस। ह्यूमंस भी साउंड प्रोड्यूस करते हैं, मतलब उसमें भी कहीं ना कहीं वाइब्रेशन हो रहा होगा तभी तो साउंड प्रोड्यूस करते हैं। ये वाइब्रेशन होता है लाइरेंक्स में, या जिसको वॉइस बॉक्स कहते हैं। द ऑर्गेन इन द ह्यूमन बॉडी डेट प्रोड्यूसेस साउंड। ये एक ऐसा ऑर्गेन है जो कि साउंड प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है, इसी की मदद से हम लोग बोल पाते हैं। अब इस वॉइस बॉक्स में वोकल कॉर्ड्स होते हैं, और ये वोकल कॉर्ड्स जब वाइब्रेट करते हैं ना तो साउंड प्रोड्यूस होता है। टू वोकल कॉर्ड्स आर स्ट्रेच्ड अक्रॉस द लाइरेंक्स विद अ नैरो स्लिट फॉर एयर। दो वोकल कॉर्ड्स होते हैं जो कि ऐसे करके खींचे होते हैं लाइरेंक्स में, और इसके बीच से जब एयर निकलता है, एयर जब फ्लो करता है तो ये वाइब्रेट करता है। ये दोनों जो वोकल कॉर्ड है ये वाइब्रेट करता है और साउंड प्रोड्यूस होता है। लंग्स फोर्स एयर थ्रू द स्लिट। लंग्स जो है हवा को फोर्स करके भेजता है उसी स्लिट के थ्रू, जिसमें कि आपको वोकल कॉर्ड्स देखने को मिलेगा, काउजिंग द कॉर्ड्स टू वाइब्रेट एंड प्रोड्यूस साउंड। और उसी एयर फ्लो के कारण वोकल कॉर्ड्स वाइब्रेट होने लगते हैं और साउंड प्रोड्यूस होता है। नेक्स्ट है पिच कंट्रोल। पिच से हमें पता चलता है कि आवाज़ कितना मोटा है या कितना पतला है। अगर हायर पिच का साउंड है तो वो हमें पतला सुनाई देगा, हायर पिच यानी कि पतला आवाज़। और अगर लोअर पिच का साउंड है तो वो हमें मोटा सुनाई देगा, लोअर पिच यानी कि हैवी साउंड। हमारे वोकल कॉर्ड से मसल जुड़ा रहता है, और ये जो मसल है ना हमारे वोकल कॉर्ड को टाइट कर देता है। हमारा वोकल कॉर्ड जितना ज़्यादा टाइट होगा ना
उतना ही ज़्यादा हाई पिच साउंड क्रिएट होगा, उतना ही ज़्यादा पतला आवाज़ क्रिएट होगा। फीमेल्स और बच्चों का जो वोकल कॉर्ड होता है वो टाइट होता है और पतला भी होता है, इसी वजह से हाई पिच साउंड प्रोड्यूस होता है और उनका आवाज़ जो है पतला होता है। लेकिन मेल्स की बात करें, एडल्ट की बात करें, तो उनका आवाज़ मोटा होता है क्योंकि उनका वोकल कॉर्ड लूज होता है और प्लस उनका वोकल कॉर्ड थिक भी होता है, मोटा भी होता है। इसी वजह से उनका जो आवाज़ है लो पिच वाला होता है, लो पिच यानी कि भारी आवाज़ होता है। नेक्स्ट है स्पीच। ये जो वोकल कॉर्ड्स वाइब्रेट किए ये तो बस साउंड प्रोड्यूस किए, लेकिन उस साउंड को स्पीच में कन्वर्ट करना पड़ता है, तब सामने वाले को समझ में आता है कि मैं क्या कह रहा हूँ। तो ये जो स्पीच है कैसे बनता है, ये जो वाइब्रेशंस हो रहे हैं हमारे वोकल कॉर्ड्स में उससे बस साउंड बन रहा है। उस साउंड को स्पीच में कन्वर्ट करता है हमारा टंग, हमारा नोज़ और हमारा लिप्स। अगर आप नोज़ को बंद कर दीजिए, लिप्स को मूव मत कीजिए, टंग को भी मत हिलाइए और कुछ बोलने की कोशिश कीजिए, तो आप करके आवाज़ तो निकाल पाएंगे, लेकिन आप उसको स्पीच में नहीं कन्वर्ट कर पाएंगे, है कि नहीं। तो आवाज़ निकाल सकते हैं आप ऐसे, लेकिन अगर आप उस आवाज़ को स्पीच में कन्वर्ट करना चाहते हैं, कोई बात बोलना चाहते हैं, तो आपको इन तीनों चीज़ों का यूज़ करना ही पड़ेगा। नेक्स्ट है साउंड्स प्रोड्यूस्ड बाय एनिमल्स। जानवर कैसे साउंड प्रोड्यूस करते हैं। हमारे ही तरह कुछ एनिमल्स के पास वोकल कॉर्ड ही होता है, जैसे डॉग्स, कैट्स, हॉर्स, लायन, काउज, इन सब के पास वोकल कॉर्ड ही होता है। बर्ड्स के पास साइरेंक्स होता है। साइरेंक्स एक तरह का रिंग ऑफ कार्टिलेज होता है, बहुत सारे कार्टिलेज इस तरह से रिंग बना के उनके गले में होते हैं और इससे जब हवा पास करती है ना तो साउंड प्रोड्यूस होता है। उसके बाद है रैपिड विंग वाइब्रेशन। जो कीड़े होते हैं जैसे कि मच्छर हो गए, मधुमक्खी हो गई, ये सब अपने विंग्स को वाइब्रेट करते हैं जिससे कि साउंड प्रोड्यूस होता है। एक नोट यहाँ पर दिया गया है जिससे कि आप फ्रीक्वेंसी और पिच दोनों को और बेहतर समझ सकते हैं। जो हैवियर बीज होती हैं, जो भारी मधुमक्खियाँ होती है जिनके पास हनी होता है, वो अपने विंग्स को तेज़ी से वाइब्रेट नहीं करवा पाती है। मतलब उनके विंग्स का फ्रीक्वेंसी बहुत लो होता है, एक सेकेंड में वो बहुत कम बार अपने विंग्स को फरफरा पाती है। और जब फ्रीक्वेंसी कम है तो पिच भी कम होगा, और जब पिच कम है तो वो साउंड कैसा प्रोड्यूस करेगा, मोटा साउंड प्रोड्यूस करेगा, लो पिच यानी कि मोटा साउंड। और अगर बीज के पास हनी नहीं होता है तो उस केस में क्या होगा, बीज जो होंगी बहुत तेज़ी से अपने पंख को फरफरा पाएंगी, यानी कि उसका फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगा। फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा तो पिच भी बढ़ेगा, हाई पिच, और हाई पिच यानी कि पतला साउंड आएगा। तो इस साउंड को एनालाइज करके भी जो बी कीपर्स होते हैं वो पहचान पाते हैं कि मधुमक्खी हनी लेकर आई है कि नहीं। फ्रॉग्स के पास वोकल सैक्स होता है। आपने देखा होगा कि फ्रॉग जब टर करता है तो यहाँ पे फूलता है उसका, है ना, यहाँ पे फूलता है, उसमें हवा भरता है और फिर वह हवा को रिलीज करता है जिससे कि टर टर करके आवाज़ आता है कि नहीं। तो इसी को हम लोग वोकल सैक कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है प्रोपगेशन ऑफ साउंड। साउंड ट्रैवल कैसे करती है। साउंड को ट्रैवल करने के लिए मीडियम का रिक्वायरमेंट होता है। साउंड और लाइट एक दूसरे के अपोजिट है एकदम। लाइट को कोई मीडियम नहीं चाहिए, लेकिन साउंड को चाहिए मीडियम, इनको चाहिए फुल इज्जत। साउंड नीड्स मटेरियल मीडियम टू ट्रैवल। साउंड को मटेरियल मीडियम चाहिए, ये सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है और गैस भी हो सकता है। इन तीनों से होकर साउंड ट्रैवल कर सकता है। लेकिन अगर ये सब बीच में आ गया तो लाइट को दिक्कत होने लगता है, लाइट फिर इन सब से ठीक से ट्रैवल नहीं कर पाता। इट कैन नॉट प्रोपगेट थ्रू वैक्यूम। ये वैक्यूम से प्रोपगेट नहीं कर पाता, जबकि लाइट जो है वैक्यूम से ही सबसे अच्छा प्रोपगेट कर पाता है। वैक्यूम में ही लाइट का सबसे ज़्यादा स्पीड था। स्पीड कंपैरिजन देखिए, गैस में सबसे कम स्पीड होता है साउंड का, लिक्विड में उससे ज़्यादा होता है और सॉलिड में सबसे ज़्यादा होता है। गैस की बात करें तो लगभग 330 मीटर पर सेकेंड एयर में इसका स्पीड होता है, एक सेकेंड में 330 मीटर तक साउंड चले जाएगा। उसके बाद लिक्विड में थोड़ा ज़्यादा होता है, 1500 मीटर पर सेकेंड, एक सेकेंड में 1500 मीटर तक साउंड चला जाएगा अगर लिक्विड में कुछ हुआ तो, आवाज़ किया तो। सॉलिड में सबसे ज़्यादा तेज होता है। लाइट और साउंड को कंपेयर अगर हम करें तो लाइट का स्पीड बहुत ज़्यादा होता है। लाइट का स्पीड होता है 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, एक सेकेंड में वो 3 लाख किलोमीटर चला जाएगा। जबकि साउंड का स्पीड 0.33 किलोमीटर पर सेकेंड होता है, एक सेकेंड में ये ठीक से 1 किलोमीटर भी नहीं जा पाता है, 0.33 किलोमीटर ही जा पाता है। दिस इज़ वाई लाइटनिंग इज सीन बिफोर थंडर इज हर्ड। पहले जब भी बिजली कड़कता है तो पहले हमें चमक दिखाई देती है, उसके बाद हमें आवाज़ सुनाई देती है, यही उसका कारण है। अगला है परसिस्टेंस ऑफ हियरिंग। आपको याद है परसिस्टेंस ऑफ विजन हमने पढ़ा था, उसी तरह से परसिस्टेंस ऑफ हियरिंग। जब भी हम लोग कोई साउंड सुनते हैं ना तो उसका इफेक्ट हमारे ईयर ड्रम्स पर 0.1 सेकेंड तक बना रहता है। साउंड बंद हो जाए फिर भी उसका इफेक्ट हमारे कान पर 0.1 सेकेंड तक बना रहता है और इसी कारण से हमें कंटिन्यूटी फील होता है।
हमें कट कट की आवाज़ नहीं आता, हमें लगता है कि आवाज़ कंटिन्यूसली आ रही है, क्योंकि ईयर ड्रम पे उसका इफेक्ट कुछ समय तक बना रहता है। इसी को हम लोग कहते हैं परसिस्टेंस ऑफ हियरिंग। नेक्स्ट है एम्पलीट्यूड, टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी। तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा। एम्पलीट्यूड, द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ वाइब्रेटिंग बॉडी ऑन ईदर साइड ऑफ इट्स सेंट्रल पोजीशन इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। वाइब्रेशन का सबसे बेस्ट एग्जांपल है पेंडुलम। जब पेंडुलम वाइब्रेट करता है तो वो इधर से इधर मूव करता है, फिर उधर जाता है, फिर उधर जाता है, फिर उधर जाता है, इस तरह से वो वाइब्रेट करते रहता है। अब हमें एम्पलीट्यूड को समझना है, तो ये है उसका मीन पोजीशन। मीन पोजीशन से मैक्सिमम जितना दूर तक ये इधर जाएगा या इधर जाएगा, इसी डिस्टेंस को हम लोग एम्पलीट्यूड कहते हैं। और इस एम्पलीट्यूड को हम लोग मीटर में मेजर करते हैं, डिस्टेंस है तो उसका यूनिट मीटर ही होगा ना, तो वही यहाँ पे बताया कि इसका ऐसा यूनिट मीटर होता है। नेक्स्ट, टाइम पीरियड, द टाइम इंटरवल टेकन टू कंप्लीट वन साइकिल ऑफ वाइब्रेशन इज कॉल्ड टाइम पीरियड। जब एक साइकिल वाइब्रेशन कंप्लीट होता है उसमें जो समय लगता है उसी को टाइम पीरियड कहते हैं। अब एक साइकिल कैसे कंप्लीट होगा, जैसे ये पेंडुलम है, पेंडुलम जब अपने मीन पोजीशन से पहले एक्सट्रीम तक जाएगा, फिर दूसरे एक्सट्रीम तक जाएगा, फिर वापस मीन पोजीशन पे आएगा, तब हम लोग कहेंगे वन साइकिल कंप्लीट हुआ। फिर से देखिए, ये पेंडुलम है, जब ये इस पॉइंट से पूरे पाथ को कवर कर देगा, यहाँ जाएगा यहाँ जाएगा, क्या पूरा पाथ कवर हुआ? नहीं ना, फिर इधर जाना पड़ेगा, फिर वापस आएगा, अब हुआ पूरा पाथ कवर। तो इतना करने में जितना समय लगता है उसी को कहते हैं टाइम पीरियड। टाइम पीरियड अगर आपको मिल गया तो फ्रीक्वेंसी आप ऐसे ही निकाल सकते हैं। अगर टाइम पीरियड 5 सेकेंड आया है तो आप कर सकते हैं इसको 1/5 सेकेंड, आपको फ्रीक्वेंसी मिल जाएगा 1/5 हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी का यूनिट होता है हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी क्या होता है? द नंबर ऑफ साइकिल्स ऑफ वाइब्रेशन इन 1 सेकेंड। एक सेकेंड में कितनी बार वाइब्रेशन कर रहा है उसी को हम लोग कहते हैं फ्रीक्वेंसी। इसका ऐसा यूनिट होता है हर्ट्ज, या हम लोग इसको 1/सेकेंड भी कह सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए एक पेंडुलम है जो कि एक ही सेकेंड में एक साइकिल दो साइकिल कंप्लीट कर लिया, तो इसका फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा? 2 हर्ट्ज हो जाएगा। अगला है लाउडनेस एंड पिच ऑफ अ साउंड। लाउडनेस जो होता है वो एम्पलीट्यूड पर डिपेंड करता है, पिच जो होता है वो फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करता है। पिच से हमें क्या पता चलता है? ऑलरेडी हम लोग डिस्कस किए हैं। लाउडनेस से हमें पता चलता है कि साउंड कितना दूर तक जाएगा, जितना ज़्यादा लाउड उतना ज़्यादा दूर तक साउंड जाएगा। लाउडनेस जो है एम्पलीट्यूड से डिटरमाइन होता है। हायर एम्पलीट्यूड का मतलब लाउडर साउंड हुआ, इसको हम लोग डेसीबल में मेजर करते हैं। थ्रेशोल्ड ऑफ हियरिंग 0 डेसिबल सेट किया गया है। वो साउंड जिसको हम लोग नहीं सुन पाते हैं, एकदम नहीं के बराबर सुन पाते हैं, उस साउंड का जो लाउडनेस होता है उसको 0 डेसिबल माना गया है। और इससे ज़्यादा अगर लाउडनेस होगा तो फिर डेसिबल का जो संख्या होगा वो बढ़ते जाएगा। पिच जो है फ्रीक्वेंसी से डिटरमाइन होता है। जितना ज़्यादा फ्रीक्वेंसी उतना ज़्यादा पिच, और जितना ज़्यादा पिच उतना ही पतला आवाज़। समझ रहे हैं ना? उसी तरह से जितना कम फ्रीक्वेंसी उतना कम पिच, और जितना कम पिच उतना ही मोटा आवाज़। वही यहाँ पे लिख दिया है कि हायर फ्रीक्वेंसी रहेगा तो साउंड श्रिलर होगा यानी कि पतला होगा, और लोअर फ्रीक्वेंसी रहेगा तो साउंड जो है फ्लैटर होगा यानी कि मोटा होगा। अगला है टिम्बर यानी कि क्वालिटी ऑफ साउंड। द कैरेक्टरिस्टिक्स दैट इनेबल अस टू डिस्टिंग्विश बिटवीन साउंड ऑफ द सेम पिच एंड लाउडनेस। दो साउंड सेम पिच के भी हो सकते हैं और सेम लाउडनेस के भी हो सकते हैं, लेकिन एक साउंड हमें अच्छा लग सकता है दूसरा बुरा। तो कौन अच्छा लग रहा है कौन बुरा लग रहा है वो उसके टिम्बर यानी कि क्वालिटी पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट है ऑडिबल एंड इनऑडिबल साउंड। ऑडिबल साउंड हमें सुनाई देता है, इनऑडिबल साउंड हमें सुनाई नहीं देता है। हम आपको बताए थे ना कि जब भी वाइब्रेशन होगा साउंड प्रोड्यूस होगा ही। वो अलग बात है कि हमें सुनाई दे रहा है कि नहीं। अगर हमें सुनाई दे रहा है तो ऑडिबल कहेंगे, नहीं दे रहा है तो इनऑडिबल कहेंगे, सिंपल सी बात है। हमारे लिए जो ऑडिबल रेंज है वो है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज। अगर साउंड का फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच है तो वो हमें सुनाई दे सकता है। इसके नीचे का साउंड और इसके ऊपर का साउंड हमें सुनाई नहीं देगा। आप यूट्यूब पे सर्च कीजिएगा 1 हर्ट्ज टू 1 लाख हर्ट्ज, ठीक है, 1 हर्ट्ज से 1 लाख हर्ट्ज तक का साउंड आप सर्च कीजिएगा। जब ये साउंड बजेगा ना तो जैसे जैसे हर्ट्ज बढ़ेगा 1 से 20 जाते समय आपको साउंड सुनाई ही नहीं देगा। जैसे 20 एंटर करेगा आपको सुनाई देने लगेगा, और जैसे 20,000 क्रॉस करेगा फिर आपको सुनाई देना बंद कर जाएगा। 20 हर्ट्ज से कम वाले साउंड को हम लोग इंफ्रासोनिक कहते हैं। इंफ्रासोनिक हमें भले ही नहीं सुनाई देता हो लेकिन व्हेल्स उसको सुन पाते हैं, एलिफेंट्स उनको सुन पाते हैं, और इसी की मदद से अर्थक्वेक्स के बारे में उन्हें पहले ही पता चल जाता है। वो एबनॉर्मल बिहेव करने लगते हैं जब अर्थक्वेक आने वाला रहता है। उसके बाद जो 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा का साउंड होता है उसको अल्ट्रासोनिक कहते हैं।
ये साउंड डॉल्फिन्स प्रोड्यूस कर सकते हैं, बैट्स प्रोड्यूस कर सकते हैं और पोर्पोई जैसे एक तरह का एनिमल होता है ये भी प्रोड्यूस कर सकता है। नेक्स्ट है नॉइज़ एंड म्यूजिक। नॉइज़ किसको कहेंगे? अगर साउंड अनप्लीजेंट है, हमें सुनने का मन नहीं कर रहा है, नॉन पीरियोडिक वाइब्रेशन उसमें हो रहा है, कुछ भी पे पे पो पो कर रहा है, तो वो सब नॉइज़ के कैटेगरी में आएगा। और म्यूजिक के कैटेगरी में ऐसा साउंड जो जिसमें कि रेगुलर या पीरियोडिक वाइब्रेशन होता हो, मतलब एक लय में अगर वो बज रहा है तो हम लोग उसको म्यूजिक कहेंगे। नेक्स्ट है नॉइज़ पॉल्यूशन। एक्सेसिव और अनडिजायरेबल लाउड साउंड्स इन द इन्वायरमेंट। अगर हमारे वातावरण में बहुत अधिक मात्रा में अनडिजायरेबल साउंड्स है, अनडिजायरेबल यानी कि जिसको सुनने का मन नहीं करता है वैसा साउंड है, तो हम लोग कहेंगे कि हमारे वातावरण में नॉइज़ पॉल्यूशन क्रिएट हो रहा है। ऐसे साउंड के कई सारे सोर्सेस हो सकते हैं, जैसे कि घर में अलग अलग तरह का इक्विपमेंट चलता है, मिक्सर चलता है, वैक्यूम क्लीनर चलता है, ट्रैफिक में पेपो पेपो करते रहता है सब, लाउड स्पीकर बजता है, फैक्ट्रीज से आवाज़ आती है, कंस्ट्रक्शन करते समय आवाज़ आता है। तो ये सारा जो साउंड है नॉइज़ पॉल्यूशन की कैटेगरी में आएगा, ये सब नॉइज़ पॉल्यूशन का कारण बनता है। इससे हमारे हेल्थ पे प्रभाव पड़ता है, इसीलिए ये हमारे लिए बुरा है। सबसे पहला दिक्कत इससे है कि मेंटल हेल्थ हमारा ख़राब हो जाता है। हम लोग पैनिक करने लगते हैं, फ्रस्ट्रेट जल्दी हो जाते हैं और कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं अगर आसपास हल्ला होता है तो। हमारा फिजिकल हेल्थ भी ख़राब होता है, हमें हाइपरटेंशन हो सकता है, हमारा स्लीप साइकिल ख़राब हो सकता है और हार्ट डिजीज़ भी हो सकता है। नेक्स्ट है हियरिंग का इशू। अगर बहुत ज़्यादा नॉइज़ पॉल्यूशन हो तो हमें हियरिंग इम्पेयरमेंट भी हो सकता है या परमानेंट हेयर लॉस भी हो सकता है। मेजर्स टू लिमिट, हम लोग कैसे नॉइज़ पॉल्यूशन को लिमिट कर सकते हैं, बच सकते हैं? सबसे पहला काम हम लोग कर सकते हैं साइलेंसिंग डिवाइस लगाना, जिससे कि आवाज़ जो है वो फैले ना, वो बहुत दूर तक ना जाए। उसके बाद लाउड स्पीकर को रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग इंडस्ट्रीज़ को ऐसे जगह पे सेटअप कर सकते हैं जो कि रेसिडेंशियल एरिया से दूर हो, और पेड़ ज़्यादा से ज़्यादा लगा सकते हैं। अब ये पेड़ क्या करेगा, जितने ज़्यादा पेड़ होंगे ना वो साउंड को उतना ही ज़्यादा एब्जॉर्ब करेंगे। आप देखिएगा जहाँ पे पेड़ होता है ना, जिस हाईवे के किनारे बहुत सारा पेड़ होता है, तो उस हाईवे पर चलती हुई गाड़ी की आवाज़ बहुत दूर तक नहीं जा पाती है, क्योंकि सारा साउंड जो है ना ये पेड़ ही एब्जॉर्ब कर लेता है। नेक्स्ट है हियरिंग इम्पेयरमेंट, यानी कि सुनने में दिक्कत होना। हियरिंग इम्पेयरमेंट का दो कारण हो सकता है, ये बचपन से भी हो सकता है और ये पार्शियल भी हो सकता है। अगर बचपन से है, कंप्लीट हेयर लॉस उसका हो चुका है बचपन से ही, तो उसको कभी सुनाई नहीं दे सकता। अगर ये पार्शियल है तो उसको ठीक किया जा सकता है। पार्शियल हेयर लॉस कैसे हो सकता है? किसी बीमारी के कारण, इंजरी के कारण या एज बढ़ने के कारण भी पार्शियल हेयर लॉस हो सकता है। अब इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग साइन लैंग्वेज का यूज़ कर सकते हैं अगर साफ एकदम सुनाई नहीं देता है तो। उसके अलावा अगर थोड़ा मोड़ा सुनाई देता है तो हम लोग हियरिंग एड्स का यूज़ कर सकते हैं। एक बैटरी ऑपरेटेड डिवाइस होता है, अब तो एयरपॉड्स में भी आ गया है, कि आप उसको हियरिंग एड की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। वो डिवाइस होता है जो कि साउंड को एम्पलीफाई कर देता है और आसपास का जो साउंड होता है उसको ज़्यादा लाउड करके कानों में सुनाता है, जिससे कि आदमी को अच्छे से सुनाई देता है। फाइनली हमने इस पूरे चैप्टर को डिवाइस कर लिया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर के लिए आप ये वाला बुक परचेज कर लीजिएगा। यहाँ पर व्यू प्रोडक्ट का आइकन है, उस पर क्लिक कीजिए, आपको फ्लिपकार्ट का लिंक मिल जाएगा। लेफ्ट साइड में क्लिक करके आप प्लेलिस्ट ओपन कर सकते हैं, जहाँ पर आपको ऐसे ही और भी चैप्टर्स के रिवीजन वीडियोस मिल जाएंगे, और राइट साइड में क्लिक करके आप अगला वीडियो देख सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलता है अगली क्लास में एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए।